Hello students, welcome to our physics lecture. Today we are going to continue chapter 10, that is gravitation for 9th standard. First of all, Newton's third law of motion and gravitation. Newton's third law of motion says that कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. That means to every action there is equal and opposite reaction. If an object exert a force on another object, then second object exert equal and opposite force on the first object. That is nothing but Newton's third law of motion. एंड इट इज ऑल्सो होल्ड गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट भी एक्सर्ट करेगा इक्वल फोर्स अर्थ के ऊपर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन लॉ एंड दैट इज एनालोगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Next is free fall. The falling of an object from a height towards the earth under the gravitation force is called a free fall. चॉक है आपने लिया, उसको एक एक्सेलरेशन के साथ फेंका या बॉल फेंका, क्रिकेट खेलते हुए बॉल फेंकते हैं ना, एंड ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी इट इज कमिंग डाउन. So that is why falling of a body from a height towards the earth due to its gravitation force is termed as free fall. और जो acceleration है freely falling body की, that doesn't depend upon the mass of the object. So during free fall heavier object as well as lighter object accelerate at the same rate. दोनों को टाइम सेम नहीं लगेगा नीचे आने के लिए बट दोनों का एक्सेलरेशन रेट सेम होगा. एंड इन वैक्यूम ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द सेम रेट. इसका मतलब टाइम सेम होगा, यहाँ पे सेम रेट का मतलब है टाइम सेम होना, बट एक्सेलरेट एट द सेम रेट का मतलब है एक्सेलरेशन सेम होना. क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं होती है, ग्रेविटी नहीं होती है, तो एक चिड़िया का पंख और एक हथौड़ा अगर मैं ग्रेविटी में ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूं तो वो दोनों ही सेम टाइम लेंगे नीचे आने के लिए, क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं होती है, ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से टाइम रेट जो है उनका सेम होता है, उनमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फॉल करो आप तो उसमें एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस है प्रोड्यूस होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन आती ही कहाँ है, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो हियर द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन इट गोइंग towards the earth or away from the earth. When object is going towards the earth and it is going away from the earth, then there is a obviously rate of change of velocity is there, due to which the acceleration is produced in it, and that occurs due to the gravitational pull of earth. The uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. इसी को हम क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity. और again ये वैल्यू g की as it is acceleration due to gravity मास पे डिपेंड नहीं करेगी. ये स्लाइटली वेरी तो करती है प्लेस टू प्लेस से, पर हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं. और अगर आपने बॉल को थ्रो किया है, जैसे बॉल है, अगर बास्केटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल को डाउन पुट कर रहे हो, है ना, धरती के टुवर्ड्स कर रहे हो, दैट मीन्स हियर इज अ एक्सेलरेशन. और अगर क्रिकेट बॉल है उसको आप क्या कर रहे हो, अवे फ्रॉम द अर्थ थ्रो कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ रिटार्डेशन. नथिंग बट देयर इज अ पर्पज ऑफ डायरेक्शन. अगर तो टुवर्ड्स द अर्थ है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर अवे फ्रॉम द अर्थ है तो रिटार्डेशन हो जाएगा. यही सब बातें मैंने इस पैराग्राफ में डील की हुई है. And the value of acceleration due to gravity is not constant at all the places on the surface of earth. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि रेडियस जो है आप देख सकते हो, धरती एक प्रॉपर स्फीयर तो है नहीं, इलिप्टिकल शेप, एक अंडाकार शेप में, एग शेप्ड है ना, हमारी अर्थ जो है एक एग शेप में है. यहाँ से समझ में आएगा आपको. अर्थ ऐसी सी दिखती है हमारी. पोल का जो रेडियस, पोल जो है वो हमारे फ्लैट एंड्स होते हैं, और जो हमारा इक्वेटर है वो बल्ज्ड होते हैं. तो इसकी वजह से इक्वेटर की जो रेडियस है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू द पोल. और हमें पता है जो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन है, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. और अब इनवर्सली वेरी करिए ये रेडियस से, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम. अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा. अब आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस किसका कम है, पोल का, तो ग्रेविटी पोल की क्या होगी, ज़्यादा. और इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज़्यादा, तो ग्रेविटी पोल की क्या होगी, कम होगी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल देन दैट ऑफ इक्वेटर.
Value of g is inversely proportional to the square of distance from the earth, center of earth. Now as we go up from the surface of earth, the distance from earth increases and hence value of the g increases. इसमें बोला गया है जैसे कि रेडियस पे भी डिपेंड करता है, पोल और इक्वेटर पे डिपेंड करता है, वैसे ही अगर हम धरती के सेंटर से जितना जितना दूर जाते रहेंगे with the increase in height, as we go up from the surface of earth, that means with the increase in height the value of g go on decreasing, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ r की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बिकॉज यहाँ पे हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, r प्लस h लिखना पड़ेगा, है ना। अगर हम किसी हाइट से डील करेंगे, काफ़ी सारी अच्छी हाइट से डील करेंगे, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है वो सिर्फ रेडियस तो ले नहीं सकते, हम r प्लस h लिखेंगे. सो this value go on increasing and the g, small g, acceleration due to gravity goes on decreasing. Now we have to drive a relation between small g and capital G. वो कैसे? अब देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है. मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर अर्थ इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कौन सी, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से आएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सी हो गई वो, G product of both the masses divided by square of distance between them, that is universal law of gravitation. ये ऑलरेडी चैनल पे लिंक किया हुआ है इसका वीडियो का, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो ये क्या है, G(m)m upon r square, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और अब अर्थ ने जो फोर्स एक्सर्ट की दैट इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस मास ने जो फोर्स एक्सर्ट की, अब मास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास तो मास ही है वो, और ग्रेविटी को जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा. तो वही वेट ही क्या बनेगा, उसकी फोर्स जो ये एक्सर्ट कर रही है धरती के ऊपर, दैट इज वाई G(m)m upon r square is equals to m into a. अब सेकेंड लॉ की वजह से आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, पर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल g है, दैट इज वाई f इज इक्वल्स टू क्या है, mg है, और f इज इक्वल्स टू mg ही क्या होता है, वेट होता है. ये मैं आपको नेक्स्ट के लेक्चर्स में बताऊंगी कि वेट और मास के बीच में डिफरेंस क्या है. सो हियर यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिमिलर वन. सो G(m)m upon r square is equals to m into g. तो यहाँ से स्मॉल m तो कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r की स्क्वायर. मेक श्योर यहाँ पे मैंने जो रेडियस है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है वो हम सेंटर से लेते हैं ना अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये मैंने r ही लिया है क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये हाइट ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ रेडियस लिया. रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्जर देन दैट ऑफ द हाइट एट विच दिस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ओनली r square फॉर जस्ट the sake of simplicity. So here is a relation between small g and capital G, where F is the force of attraction of earth on an object and is known as the weight of the object, and so F dash is the gravitational force between two objects according to the universal law of gravitation. Next we have to calculate the value of small g. अब small g किसके बराबर है, कैपिटल G m डिवाइड बाय r स्क्वायर. अब कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दैट इज kg की -2 भी लिख सकते हो आप बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ g वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस इन 1731 टू 1810 के बीच में, 17वीं और 18वीं सदी के बीच में हेनरी कैवेंडिश ने इस कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस. एज यू नो मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and radius of earth is 6.4 into 10⁻6 मीटर. तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट ऑन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी स्मॉल g की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब किसी ऑब्जेक्ट को आपने फ्री फॉल करवाया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज बिकम्स g नाउ. सो
the three equations of motions become. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सिंपल ए की जगह g पुट किया और कुछ भी नहीं है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. सिमिलर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ए की वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू g. सिमिलर इज द थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. a की वैल्यू पुट की है g के साथ, where u is the initial velocity of object, v is the final velocity of the object or body, and t is the time taken to cover the distance s, और at s distance है यहाँ से यहाँ तक का. Okay, AB path, AB path. So AB is equal to s, that is distance traveled by body. That's all. Thank you so much.